नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि WHO में भारत का कब्जा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO अध्यक्ष पद का कार्यभार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चीन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो क्रैश विमान हुआ था उसके बारे में बड़ा खुलासा, दरअसल वो चीनी निकला। जी हाँ, आपको बता दें कि चीनी था वो प्लेन, जिसके बाद उसको लीज पर लिया गया था। उसके बारे में पूरी विस्तार से खबरें जानेंगे। मेड इन चाइना एक बार फिर से पाकिस्तान को डुबो गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना काल में भी चीन ने बढ़ाया रक्षा बजट। अमेरिका और भारत के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी में। जी हाँ, सब कुछ खबरें के करके जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की फिर मुश्किल बढ़ी। बिहार में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, मामला दर्ज। जी हाँ, सब कुछ खबरें के करके जानेंगे। जहां पर दिल्ली हिंसा के बीच जामिया के एक और छात्र पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें के करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बताएंगे लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान कल नमाज में उल्लंघन किया था लॉकडाउन का, समझाने पहुंची पुलिस पर किस तरीके से पथराव किया गया वो भी आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते कि PM मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,24,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,000 के आंकड़े को पार कर गया है। 1,24,462 मामले अब तक आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6,237 मामले सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3712 हो चुकी है और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 51,000 को पार कर गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2940 मामले सामने आए हैं कल, तो टोटल 44,582 हो गए हैं। तमिलनाडु में 786 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 14,753 हो गए हैं। गुजरात में 363 मामले कल आए तो टोटल 13,000 हो गए हैं, जबकि दिल्ली में भी 660 मामले कल आए तो टोटल 12,319 हो गए हैं। राजस्थान की बात करें तो 262 मामले कल आए हैं तो टोटल 6490 हो गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 190 मामले सामने आए तो टोटल 6100 हो गए हैं। यूपी में भी कल 200 मामले सामने आए तो टोटल 5700, जबकि पश्चिम बंगाल में 153 मामले सामने आए, तो आंध्र प्रदेश में 62 मामले आए, बिहार में 118 मामले सामने आए तो 2100 का आंकड़ा हो गया, जबकि पश्चिम बंगाल में टोटल 3300 के आंकड़े को पार कर गया है। इस बीच पंजाब की बात करें तो 1 मामले, जबकि तेलंगाना में 62, कर्नाटका में 138, जबकि जम्मू कश्मीर में 40 मामले सामने आए, उड़ीसा में 90 मामले सामने आ चुके, हरियाणा में 37, केरला में 62, झारखंड में 20, असम में 47, चंडीगढ़ में कल 1 मामले, हिमाचल प्रदेश में भी 16 आए तो टोटल 168, जबकि उत्तराखंड में 8 मामले सामने तो टोटल 153 हो गए। छत्तीसगढ़ में भी 4 मामले आए तो टोटल 132 हो गए, जबकि गोवा में भी 2 मामले तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO के अध्यक्ष पद का कार्यभार, बोले कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हर्षवर्धन कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हर्षवर्धन ने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। उन्होंने कोरोना वायरस के महामारी के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति पहले तो शोक जताया है, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरी दुनिया से कोरोना से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी के रूप में हर्षवर्धन ने बातें की, जिसके बाद भारत से कंग्रेचुलेशन का तांता लग गया है। लोग बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है। तो फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का बड़ा दावा, दरअसल चीनी निकला वो विमान जो क्रैश हुआ था पाकिस्तान में। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान में शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान कराची के रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस विमान के क्रू मेंबर समेत 107 लोग शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना पर PM मोदी ने भी दुख प्रकट किया, लेकिन इस बीच अब बड़ी खबर निकल के आई है कि इस हादसे से जुड़ी एक बेहद जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि इस जानकारी में यह सामने आया है कि दरअसल ये जो विमान क्रैश हुआ है ये चीनी था और इसको लीज पर लिया गया था चीनी कंपनी द्वारा। और अब ये बड़ा खुलासा होने के बाद एक बार फिर से मेड इन चाइना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और लीज पे लिए जाने के कारण, ये चाइना होने के कारण, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से विमान क्रैश होने से 110 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत होना अपने आप में दिखाता है कि चाइना पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना
देखिए, कोरोना काल में भी चीन ने बढ़ाया रक्षा बजट। अमेरिका और भारत के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी। जी हां, दुनिया के बड़ा सिरदर्द बन चुका चीन कोरोना के बाद क्या दुनिया को किसी और मुसीबत में डालने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन ने दुनिया को कोरोना से विश्व युद्ध के बाद किसी और युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन चाहता है कि यह दुनिया शांति से रहने लायक ही न बचे? क्या ये तमाम बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि चीन ने कोरोना काल में भी अपने रक्षा बजट को 6.6% बढ़ा दिया है। चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $180 अरब कर दिया है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला चीनी दुनिया का सबसे दूसरा देश बन गया है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले 3 गुना है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट $177 अरब था। चीन ने 2020 के लिए रक्षा बजट में 6.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कोरोना महासंकट के बाद भी चीन इस वर्ष $180 अरब रक्षा पर खर्च कर रहा है, जिसमें यह दिखाता है कि चीन कहीं न कहीं महायुद्ध की तैयारी अमेरिका और भारत के खिलाफ कर रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में विमान क्रैश से प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, ट्वीट करके। जी हां, एक बार फिर से पीएम मोदी ने मिसाल दी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, अब बिहार में भी मामला दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि पीएम केयर फंड को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए बनाए गए राहत कोष को लेकर किए गए अपने विवादित बयान की वजह से अब सोनिया गांधी एक और मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में, अब बिहार में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पटना के ककड़बाग थाने में भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके पंकज सिंह ने एक केस दर्ज करा है। उन्हें आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाकर सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 और 505(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पंकज सिंह के अनुसार पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। तो ये दूसरा एफआईआर है पीएम केयर को लेकर सोनिया गांधी पर। इससे पहले कर्नाटका में भी दर्ज हो चुका है एफआईआर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, दिल्ली हिंसा, जामिया के औरत छात्र को यूपीए के तहत आरोपी बनाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस विशेष सेल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक और छात्र को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। मिरनाऊ न्यूज़ के मुताबिक आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र 24 वर्षीय आसिफ इकबाल तनहा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्हें 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल तो चल रहा है, लेकिन गृहमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली हिंसा में शामिल एक एक जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें 25 मई से भारत में भी उड़ने वाली हैं घरेलू उड़ानें। इसको लेकर क्या पाक विमान हादसे से सीखेगा भारत? जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध प्रांत की राजधानी में कल जिस तरीके से हादसा हुआ वो काफ़ी दुखद था। काफ़ी लोगों ने शोक प्रकट किया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आई है कि 25 तारीख से भारत में भी उड़ानें चालू होने वाली हैं और पिछले 2 महीने से विमान इसी तरीके से खड़े थे। ऐसे में विमानों का क्रैश होना लाजमी बताया जा रहा है। लेकिन अब भारत क्या इससे सीखेगा? क्या पूरी टेस्टिंग हो जाने के बाद इस तरीके के उड़ान होंगे या फिर नहीं? अगर भारत कुछ सीखता है तो अच्छी बात होगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, हालांकि मेड इन चाइना का कोई भी यहाँ पर प्लेन नहीं है जो क्रैश होगा। ये भी एक फायदा है भारत के लिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करके पढ़ रहे थे नमाज, समझाने पहुंची पुलिस तो कर दिया पथराव। दरअसल झारखंड के बोकारो में एक बार फिर से 5 कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों मिलने से प्रशासन सख्ते में था, जबकि डीसी मुकेश कुमार लोगों ने घर में रहने की अपील कर रहे थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कामयाब रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो प्रशासन की बात को नज़रअंदाज कर रहे थे और उसके बाद लॉकडाउन के बीच भी मस्जिदों में बड़े पैमाने पर लोगों नमाज पढ़ रहे थे कल शुक्रवार के दिन, जिसके बाद चाक प्रखंड अंतर्गत पिंजारोगढ़ थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है, जहां मस्जिद में लॉकडाउन को उल्लंघन करके नमाज पढ़ रहे थे। अचानक पुलिस पहुंची और पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन पर पथराव कर लिया गया, जिनमें से कई पुलिस वालों के सर फट गए। जिसके बाद आनंद फानों में बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन आया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये झारखंड से मामला सामने आया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुंबई में फिर शुरू होगी शराब की बिक्री। बीएमसी कमिश्नर ने दिए होम डिलीवरी के आदेश। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण मुंबई में बंद चल रही शराब की दुकानें फिर से खोलने के संबंध में शुक्रवार को नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की ओर से जारी आदेश में शहर में शराब बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि शहर में शराब की सिर्फ होम डिलीवरी हो पाएगी। अब मुंबई में 23 मई को शराब की बिक्री ऑनलाइन की जा सकेगी।
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी शराब की दुकानों के अकाउंट में शराब बेचने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं होगी। आदेश के अनुसार जिस दुकानों को शराब की बिक्री की अनुमति होगी वो ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर शराब की होम डिलीवरी की बिक्री कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन के बीच अमेजन ने की 50,000 लोगों को भारत में नौकरी देने की घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ देश जहां सामाजिक दूरी का पालन करके इससे निपटने का प्रयास कर रहा है, तो अमेजॉन इंडिया ने लोगों को अनिवार्य सेवा घर तक प्रदान करने की बात कही है। इसके साथ ही 50,000 नियुक्तियां करने की भी घोषणा की, जो कि काफ़ी कुछ अच्छी खबर है रोजगार की दृष्टि से। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर होगी। सरकार ने लागू किया एस्मा कानून, अब कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। जी हाँ, दरअसल इस समय पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कानून ला दिया है जिससे कर्मचारी अब हड़ताल भी नहीं कर सकेंगे। दरअसल आदित्यनाथ योगी ने एक इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट यानी एस्मा कानून लागू कर दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एस्मा कानून के लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी ना तो छुट्टी ले सकेंगे और ना ही हड़ताल पर जा सकेंगे। साफ है कि अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा और जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिसे 1968 में लागू किया गया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही। मध्य प्रदेश 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के लिए बीएसपी बनी मुसीबत। 1.5 साल तक साथ चलाई थी सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 साल तक सत्ता चलाने में मदद करती रही बहुजन समाज पार्टी अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन खड़ी हुई है। भाजपा ने अगले कुछ दिनों में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद फिर उनके 22 समर्थक विधायक द्वारा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के कारण कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में 22 विधायकों के इस्तीफे और 2 विधायकों के निधन के कारण 24 सीटें खाली हुई थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़े निवेश का ऐलान। अमेरिकी कंपनी KKR लगाएगी 11,367 करोड़। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की किस्मत में लगातार चांदी ही चांदी दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लगातार कई अमेरिकी कंपनी भारी निवेश कर रही है। अब अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR के द्वारा भी जियो प्लेटफॉर्म में 1.5 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अंबानी लगातार एक के बाद एक अंबानी में शेयर धारकों का जो काफिला है वो जुड़ता चला जा रहा है और अब तक लगभग 11,000 और जुड़ने से लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस में हो चुका है। इसके बाद अब बड़े मार्केट, भारत के बड़े मार्केट पर रिलायंस कब्जा करना चाहता है, ऑनलाइन मार्केट पे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएम केयर फंड में दान करेंगी एकता कपूर। कोविड-19 से जंग में एक बार फिर से उन्होंने बड़ा ऐलान किया। जी हां, आपको बता दें कि निर्माता एकता कपूर लगातार ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वो कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में अपना योगदान दे सकें। इस बार एक अनूठी पहल फैन के साथ बड़े पैमाने पर फैन बेस जुटा रही हैं, जिसे टीवी एक्ट्रेस अक्सर एंजॉय करती हैं। वो पहला प्रशंसक को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए पीएम केयर फंड में योगदान देने की प्रोत्साहित करेंगे। एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करते हुए प्रशंसकों से योगदान देने का आग्रह किया। हाँ, और लिखा कि हम सभी लॉकडाउन में हैं, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से हम अपने पसंदीदा सितारों शो से मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। ये शानदार पहल fan.com टीवी उद्योग के बड़े फैन बेस को जुटाने का प्रयास में शुरू किया गया है। इसके साथ ही पीएम केयर में सभी लोगों का एक बार फिर से बढ़ चढ़ कर दान देने की अपील की गई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर से दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एक नज़र उस पर डाल देते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 51 लाख का आंकड़ा पार कर गया। जी हाँ, 51,06,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 3,33,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 16,08,000 कन्फर्म केसेज हो चुके, जबकि 95,000 लोगों की मौत हो गई है। रशिया में 3,26,000 केसेज आ चुके, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में 3,10,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई। जबकि ब्रिटेन में भी 2,54,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,33,000 संक्रमित संख्या स्पेन में हो चुके हैं। इटली में 2,28,000 है, जर्मनी में 1,80,000 तो तुर्की में 1,53,000 कन्फर्म केसेस की संख्या आ चुकी। तो ये पूरे दुनिया भर का आंकड़ा है।
फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ओडिशा में राहत पैकेज के दौरान 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ रुपए पीएम मोदी ने देने का ऐलान किया है। तो ये अपने आप में राहत कोष को लेकर पीएम मोदी कल ओडिशा भी पहुंचे, जहां पर लोगों की मदद करने की पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से, केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत का एक जनता ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।